Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Place. Friends, today in this video we will discuss about corporate accounting's MCQ questions. Yes friends, I have come up with the MCQ series of corporate accounting. इसके पहले मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग की MCQ सीरीज दी हुई है। अगर आप उसे स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हुए हैं। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के MCQ क्वेश्चंस की। So now let us start with our first question. Dash dash is an artificial person created by law. Firm, sole trader, company, none of these. अब जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी है, उस कंपनी को हमारी लॉ ने आर्टिफिशियल पर्सन का एक लेबल दिया हुआ है, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर कंपनीज लॉ कोई भी कंपनी जो है वो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस एंजॉय करती है। तो अवर करेक्ट एक्शन ऑप्शन विल बी option C. Next question. The liability of shareholders of a company is limited, unlimited, uncertain, none of these. कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? तो कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है कंपनी के साथ वो लिमिटेड होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अ कंपनी इज मैनेज्ड बाय इट्स पार्टनर्स, ऑडिटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी कौन मैनेज करता है? तो जैसे कि हमें पता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका होल्ड होता है कंपनी पर। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश कंपनी इज अ कंपनी क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। गवर्नमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। वो कौन सी कंपनी होती है जिसे क्रिएट करने के लिए स्पेशल एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से स्पेशल एक्ट के तहत वो कंपनी हम क्रिएट करते हैं? तो हमारा ऑप्शन डी जो है स्टैट्यूटरी कंपनी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टैट्यूटरी कंपनी अगर हमें फॉर्म करनी होगी तो पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के जरिए हमें उस कंपनी को रजिस्टर करना होता है या फिर उस कंपनी को फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कंपनी रजिस्टर्ड विथ Registrar of Companies under Indian Companies Act is called as गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी। अब जैसे कि नाम डिपिक्ट कर रहा है कि जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के साथ, यानी कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है उसे रजिस्टर होना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर, तभी जाकर वो कंपनी फॉर्म होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। Next question is, the company in which the liability of members is liable to pay the agreed amount at the time of winding up is called as unlimited company, company limited by shares, company limited by guarantee, liquidating company। अब जिस कंपनी में जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लाइबिलिटी तब तक होती है जब तक कि वाइंडिंग अप में बिजनेस आ जाए, और वाइंडिंग अप के टाइम पर जो भी एक अमाउंट जो पे करनी है और एग्री हो जाती है तो वो पे करने की जिम्मेदारी जो होती है, लाइबिलिटी जो होती है उसकी मेंबर्स पर होती है। तो वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का नाम ही ऐसा है कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स या उस कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स पर इसकी लाइबिलिटी होती है, उन मेंबर्स पर इसकी गारंटी होती है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी वो मेंबर्स जो हैं वो पूरा पेमेंट करेंगे और एग्री हो जाएंगे उस अमाउंट को पे करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ कंपनी इन विच द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज रेस्ट्रिक्टेड is called as गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। कौन सी कंपनी में शेयर्स का ट्रांसफर जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है? तो वो प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनीज में शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन में पहली स्टेज कौन सी होती है? प्रमोशन,
इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे तब तक हमारी कंपनी फॉर्म नहीं होगी। तो कंपनी की फॉर्मेशन की जो स्टेजेस हैं उनमें से पहली स्टेज होती है प्रमोशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथोराइज्ड कैपिटल इज कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो कैपिटल होता है जिसमें हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल की जो लिमिट है वो लिमिट को हमने रखा हुआ होता है। यानी कि हमारी कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल का जो एक लिमिट है वो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल में आता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड अप ओनली ऑन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब हमारी कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पर ही हम जो हमारी कंपनी का पोर्शन है एक कैपिटल का उसे कॉल करते हैं। तो वो कौन सा कैपिटल है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। तो उसका नाम है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल जो होता है वो हमने रिजर्व रखा हुआ होता है अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लेकिन जब हमारी कंपनी वाइंडिंग अप की स्टेज में आ जाती है तो वाइंडिंग अप के स्टेज में हमारा वो जो रिजर्व कैपिटल है वो हम कॉल कर लेते हैं और उसको फुलफिल कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of dash preference shares, the areas of dividend are carried forward and paid out of the profits of the subsequent years. Participating, convertible, cumulative, redeemable. अब हमारे प्रेफरेंस शेयर्स पर हमें डिविडेंड देना ज़रूरी हो जाता है या फिर वो कंपलसरी भी होता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर जब भी हम डिविडेंड देते हैं तो हमारे डिविडेंड के अगर वो अनपेड रहा हो या फिर उसके ऊपर कुछ एरियर्स रहे हो तो ये जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स है वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं और पेड किए जाते हैं हमारी प्रॉफिट में से सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। तो उसे कौन से प्रेफरेंस शेयर्स में ये चीज़ होती है? तो जनरली ये चीज़ हम देखते हैं हमारी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी हो जाता है और वो जो डिविडेंड हम देने वाले हैं या फिर एरियर्स जो है वो डिविडेंड की वो जो पे करने वाले हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और वो आउट ऑफ प्रॉफिट जो सब्सिक्वेंट ईयर्स के थे उसके भी आउट ऑफ प्रॉफिट से पेमेंट कर देते हैं। तो ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शेयर्स आर रीपेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स्ड पीरियड और एट द ऑप्शन ऑफ कंपनी। पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्शिएबल, क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल। तो जैसे कि हमें पता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको हमें पे करना पड़ता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम और एट अ फिक्स्ड अमाउंट। तो हमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स इज कॉल्ड स्टॉक, स्वीट इक्विटी, वारंट, नन ऑफ दीज। अब जो फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं हमारी कंपनी के उसको अगर हम सम अप कर लें या फिर उसको अगर हम इक्वली देखकर एक जगह इकट्ठा करके अगर उसको क्या कहा जाता है तो वो हमारा स्टॉक बन जाता है, हमारा शेयर स्टॉक यानी कि कैपिटल स्टॉक बन जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल प्राइवेट ऑफर, इंटरनेशनल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंटरनेशनल प्राइवेट ऑफर। IPO का फुल फॉर्म क्या है? तो IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश द कंपनी ऑफर्स द इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिड कलेक्टिवली। प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्डिंग, IPO। अब जब भी हमारी बुक बिल्डिंग होती है तब हम बिड लगाते हैं, यानी कि जब हम बोली लगाकर जो इन्वेस्टमेंट की जाती है तो फिर उसमें इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो बिड कर सकते हैं, कलेक्टिवली बिड ले सकते हैं। तो वो होता है हमारी बुक बिल्डिंग में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कंपनीज एक्ट द इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज 10%, 6%, 5%, 7%।
अब कंपनी एक्ट में अगर कॉल्स इन एडवांस हमारे पास होता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देना ज़रूरी होता है। कंपनीज एक्ट इसके ऊपर एक परसेंटेज डिसाइड करती है, तो वो परसेंटेज है 6%। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब कॉल्स इन एडवांस कब आते हैं? अब मानो कि शेयर्स या फिर हमने शेयर्स जो इशू किए हुए होते हैं, तो उसके ऊपर हम इंस्टॉलमेंट में उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट को कॉल करते हैं। अब हमारी अगर वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट किसी शेयर होल्डर्स ने अगर पहले ही पे कर दी है, मतलब उसकी ड्यू डेट के पहले ही अगर उसने अमाउंट पे कर दी है, तो उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। और वो जो ड्यू डेट के पहले ही अमाउंट पे कर रहा है, तो उसको कंपनीज एक्ट में इंटरेस्ट देना जरूरी हो जाता है। तो कॉल्स इन एडवांस के लिए जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट है 6%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एज पर कंपनीज एक्ट इज। अब जब कॉल्स इन एरियर्स होते हैं तो उसी पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपनीज एक्ट ने वो भी एक डिसाइड करके रखा हुआ है परसेंटेज, तो उसका परसेंटेज है 5%। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस। अब कंपनी के जो शेयर्स है वो तीनों मेथड से हम इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ डैश, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो है पर्सनल अकाउंट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स कैन नॉट एक्सीड डैश। अब शेयर्स पर जब हम डिस्काउंट देते हैं या फिर डिस्काउंट में इशू कर देते हैं, तो फिर वो डिस्काउंट का जो रेट है वो कितना होना चाहिए, या कितने परसेंट से ज़्यादा उसको हम दे नहीं सकते। 10%, 5%, 6%, 7%। तो उसका जो ऑथोराइज्ड रेट है वो है 10%। 10% से ज़्यादा डिस्काउंट दे नहीं सकते। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दिस। अब जो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी होती है वो अगर इशू ऑफ शेयर्स करती है, तो वो कौन सा एक मेथड है जिसमें इशू ऑफ शेयर्स नहीं कर सकती? तो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश ऑफ टोटल इशूड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब हमारा जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है उनमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो हम इशू कर देते हैं जनरल पब्लिक के लिए, ताकि हम हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स ला सकें। अब हमारा जो परसेंटेज ऑफ इशूड अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि जो इशूड कैपिटल है उसका कितना परसेंटेज है जिसमें मिनिमम अमाउंट या फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के नाम से उसे जाना जाता है, तो वो है हमारा 90%। 90% ऑफ टोटल इशूड अमाउंट जो होता है हमारी कैपिटल का वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब हमारा जो डिस्काउंट का रेट है वो हमारी शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू के कितने परसेंटेज होना चाहिए या कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका भी आंसर है 10%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Next question, the minimum application money to be paid by the applicant must not be less than dash as per Companies Act. अब मिनिमम एप्लीकेशन जो मनी होता है वो एप्लीकेंट ने पे करना होता है, और वो एप्लीकेंट वो मनी पे करना चाहिए, और वो एटलीस्ट मतलब जितने परसेंटेज कम से कम उसको पे करना होता है वो कितने परसेंटेज डिसाइड किए हैं कंपनीज एक्ट के थ्रू। तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो होता है जो एप्लीकेंट ने पे करना चाहिए वो होता है 5%, क्योंकि एप्लीकेशन पर जो मनी होती है वो एप्लीकेशन की मनी एप्लीकेंट को पे करनी होती है, और हमारी शेयर की जो फेस वैल्यू होती है उस फेस वैल्यू के एटलीस्ट 5% वो एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ऑन द पर वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड बी क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, रिजर्व कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, नन ऑफ दिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी शेयर्स जो है वो शेयर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ये तीनों तरह से हम लोग पे कर देते हैं। अब
एट पार क्या होता है, तो एट पार में हम लोग फेस वैल्यू पर ही इशू कर देते हैं शेयर्स, तो उसे कहते हैं एट पार। जब फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में शेयर्स इशू करते हैं तो उसे कहते हैं शेयर प्रीमियम। और जब फेस वैल्यू से कम अमाउंट में यानी कि लेस अमाउंट में अगर हम इशू करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। अब यहाँ पर हमें जो पूछा गया है कि द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ऑन द पर वैल्यू ऑफ शेयर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। अब पार वैल्यू के से ज़्यादा अमाउंट मिली है तो ऑब्वियसली ये केस है प्रीमियम का। तो ये जो प्रीमियम आने वाला है वो प्रीमियम हम कौन सी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो वो प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग कमीशन इज क्लासिफाइड एज कैपिटल लॉस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंपल्सरी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स, बैक बाय ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ दिस। तो इसे कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। जब भी कोई मेंबर हमारे शेयर्स के इंस्टॉलमेंट मनी पे करने को फेल हो जाता है या फिर वो मनी अमाउंट पूरी तरह से नहीं पे करता है तो उसके शेयर्स को हमें फॉरफीचर करना होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो जो भी हमारे फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उन्हें जब हम री इशू करते हैं तो हमारे पास थोड़ा सा प्रॉफिट होने की भी संभावनाएं होती है। तो ये जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट हम कौन सी अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये जो री इशू पर प्रॉफिट हुआ है हमारे फॉरफिटेड शेयर्स के री इशू पर, वो हम इशू कर देंगे या फिर वो हम भेज देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट को, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, preference shareholders are debtors of the company, creditors of the company, owners of the company, none of these। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के कौन है, तो जैसे कि हमें पता है कि शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर हमारी कंपनी के मालिक होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द शेयर्स फर्स्टली ऑफर्ड टू existing shareholders are called as right shares, bonus shares, ऑर्डिनरी शेयर्स, नन ऑफ दीज। अब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें जो हम फर्स्टली शेयर्स ऑफर करते हैं उन शेयर्स को क्या कहा जाता है, तो उन शेयर्स को राइट शेयर्स कहा जाता है, बिकॉज दे हैव अ राइट टू गेट दैट शेयर्स, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, करंट लाइबिलिटी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम या जिसे हम शेयर प्रीमियम के नाम से भी जानते हैं, ये अकाउंट जो है वो बैलेंस शीट में कौन सी हेड के अंडर देखा जाता है, तो ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंडर हमें शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम देखने मिलता है। नेक्स्ट, डैश डैश शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल टू डिटरमाइन द पेड अप कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में से हम क्या डिडक्ट कर लें तो हमारे पास पेड अप कैपिटल मिल जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, डिस्काउंट ऑन इशू। तो हमारे शेयर कैपिटल में से अगर हम कॉल्स इन एरियर्स माइनस कर दें तो हमें मिल जाता है हमारा पेड अप कैपिटल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश while forfeiting shares। अब शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफीचर के वक्त किस अमाउंट से डेबिट होता है या फिर कौन से इससे डेबिट होता है, तो ऑप्शंस है कॉल्स इन एरियर्स, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कॉल्ड कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल की जो अमाउंट होती है वो डेबिट उस अमाउंट से करना होता है जितने हमने कॉल किए थे, तो करेक्ट अमाउंट फेस वैल्यू वहाँ पर हमें लिखनी ज़रूरी हो जाती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the equity share of rupees 20, the company has called up rupees 16, but rupees 14 has been received by the company. The share capital account should be credited by।
अब कंपनी का जो इक्विटी शेयर है वो है 20 रुपीज़ का, और कंपनी ने कॉल की है शेयर्स पर 16 रुपये, यानी कि 20 रुपीज़ का जो शेयर था उसके ऊपर कंपनी ने कॉल किए हैं 16 रुपीज़ से, लेकिन कंपनी को जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 14 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना है हमें, तो वो क्रेडिट में कितनी अमाउंट आएगी? 20 रुपीज़ का शेयर था जो 16 रुपीज़ में हम लोगों ने कॉल्ड अप किया था, लेकिन जो अमाउंट रिसीव्ड है वो है 14 रुपीज़। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जितने अमाउंट से हम कॉल करते हैं उतनी ही अमाउंट हम हमारी शेयर कैपिटल की क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब फॉरफिटेड शेयर का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस क्या होता है? तो वो बैलेंस हमारी कैपिटल रिजर्व में देखा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू इट इज कॉल्ड एज इशू एट प्रीमियम। जब भी हम एट पार यानी कि फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में अगर इशू करते हैं तो उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्स ऑफ ए कंपनी ओनली कैन बी फॉरफिटेड आफ्टर गिविंग अ डैश डेज नोटिस। हमारे कंपनी के जो शेयर्स हैं जिन पर हमारी उन मेंबर्स ने पेमेंट फुल नहीं किया है उसे हम फॉरफिट कर देते हैं। अब जो फॉरफिचर हमें करना है वो फॉरफिचर करने के लिए हमें एक नोटिस देनी पड़ती है, कुछ डेज उसके लिए असाइन किए गए हैं कि इतने दिनों की नोटिस अगर हम दें तो उसके पहले हम फॉरफिचर नहीं कर सकते। अगर हमें फॉरफिचर करना है तो उतने दिनों के बाद ही हमें फॉरफिचर करना होगा। तो वो लिमिट कितनी है? तो वो लिमिट है हमारी 14 डेज की। 14 डेज का अगर नोटिस हम देते हैं तो उसके बाद हम फॉरफिचर कर सकते हैं, उसके पहले फॉरफिचर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी री इशूड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दीज। अब फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो अगेन हम इशू कर रहे हैं, यानी कि री इशू कर रहे हैं। तो री इशू इज ऑल्सो नोन एज फ्रेश इशू। तो वो हम किसी भी तरह से इशू कर सकते हैं, यानी कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, किसी भी तरह से हम लोग उसे इशू कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स शुड नॉट एक्सीड डैश। हमारे जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसका जब हम री इशू कर रहे हैं तो उस री इशू को अगर हम डिस्काउंट में री इशू कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट जो है वो कितना होना चाहिए, या वो कौन सी अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन है अमाउंट फॉरफिटेड, फेस वैल्यू, इशूड प्राइस, मार्केट प्राइस। तो हमारा करेक्ट आंसर है अमाउंट फॉरफिटेड। जितने अमाउंट से हमने फॉरफिट किया है उस अमाउंट को वो एक्सीड करने वाला नहीं होना चाहिए डिस्काउंट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ऑल ऑफ दीज। अब प्रिफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनका जब रिडम्पशन होता है तो वो रिडम्पशन किस में नहीं होता है? तो जैसे कि हमें पता है रिडम्पशन यानी कि रीपेमेंट होता है, और शेयर होल्डर्स को जब हम रीपेमेंट देते हैं तो उन्हें एटलीस्ट उन्होंने जितनी फेस वैल्यू दी हुई है उतनी फेस वैल्यू पर हमें उनका रिडम्पशन करना होता है, यानी कि रीपेमेंट करना होता है। अगर हम फेस वैल्यू से करें तो ओके है, फेस वैल्यू से ज़्यादा भी अमाउंट में यानी कि प्रीमियम के अमाउंट में भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फेस वैल्यू से कम अमाउंट में अगर उनका रिडम्पशन करेंगे तो कोई भी शेयर होल्डर कम अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि आप रीपेमेंट जो है वो डिस्काउंट में नहीं कर सकते। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिस्काउंट। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर सीरीज and in this first series we have discussed 40 MCQ questions of our corporate accounting. I hope कि ये सारे questions आपको आपकी स्टडी में हेल्पफुल साबित होंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट की नेक्स्ट सीरीज में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस सीरीज को पढ़ाई करते रहिए और आप इस सीरीज में दिए हुए सारे MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन सारे MCQ क्वेश्चंस को विथ आंसर्स विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों, इन सारी सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अब जो एग्ज़ाम पैटर्न बदल चुका है तो हम सब लोगों को हमारी एग्ज़ाम को जो क्रैक करना है वो इसी तरह से क्रैक करना होगा, हमारी MCQ से ही क्रैक करना होगा।
तो ये MCQ सीरीज़ मैंने खास अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए आप सभी के सामने रखी है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे मेरी दूसरी सीरीज़ में, तब तक के लिए देखते रहिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।